इधर दूसरी तरफ क्रिश और आशी फार्म हाउस से काफी दूर तक बाइक राइडिंग करते हुए आए थे और अचानक रास्ते में मौसम खराब हो जाने के कारण वह दोनों फार्म हाउस के ही एक छोटी सी सर्वेंट क्वार्टर में, जो कि काफी समय से बंद था, सर छुपाने के लिए ठहर गए। यह सर्वेंट क्वार्टर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक सिंगल बेड, एक तकिया और एक ब्लैंकेट था। इसके अलावा वहां एक फायरप्लेस था जिसका बाहर निकलने के लिए एक चिमनी का रास्ता भी बनाया गया था ताकि कमरे को गर्म रखा जा सके, क्योंकि कैलिफोर्निया में काफी ठंड रहती थी। और इसके अलावा कमरे में कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हुए थे। आशी और क्रिश काफी भीग चुके थे। दोनों के कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। कमरे में आने के बाद आशी ठंड से कांप रही थी, जिसे देखकर क्रिश जल्दी से कमरे में देखते हुए आशी से बोला, फायरफ्लाई, तुम कपड़े बदल लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्रिश की बात सुनकर आशी अपनी नजर कमरे में दौड़ाते हुए बोली, लेकिन साइको, मैं कपड़े कैसे बदलूं? यहाँ तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। कहते हुए आशी अचानक जोर जोर से चीखने लगी। यह देखकर क्रिश उसे ब्लैंकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम उस ब्लैंकेट से अपने बदन को कवर कर लो, तब तक मैं फायर का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए क्रिश ने भी जल्दी से अपनी शर्ट खोलकर साइड में एक जगह पर टांग दी। इसके बाद उसने अपनी पैंट भी निकालकर वहीं एक साइड लटका दी। अब वह सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। आशी क्रिश की बात मानकर शर्माते हुए एक कोने में छुपकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालकर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। इधर दूसरी तरफ क्रिश आसपास लकड़ी के टुकड़ों को तोड़कर उस फायरप्लेस में रखता है। अब वह अपनी पॉकेट से लाइटर निकालने के लिए गया, तभी उसे याद आया कि आज उसके पास लाइटर नहीं है। अब क्रिश थोड़ा परेशान होते हुए अपने दिमाग में कुछ आइडिया लाता है। उसने दो सूखी लकड़ियां रगड़नी शुरू कर दी। यह देखकर आशी, जो इस वक्त अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेटे हुए बेड पर बैठी हुई थी, क्रिश से बोली, साइको, तुम यह क्या कर रहे हो? ऐसे तो यह लकड़ी काफी देर में जलेगी। तुम जल्दी आग जलाओ ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आशी की बेवकूफी भरी बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, मोगली मोगली खेल रहा हूँ फायरफ्लाई। आज मौसम बहुत अच्छा है ना, तो सोचा आज आदि मानव की तरह आग जलाकर देखूं। तुम्हें भी खेलना है तो आओ मेरे पास। क्रिश की बातों को सुनकर आशी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली, साइको, यह कौन सा टाइम है मोगली मोगली खेलने का? तुम यह बाद में खेलना, अभी लाइटर से आग जला दो ना प्लीज। कहते हुए आशी मासूमियत से क्रिश की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश ने मुंह बनाते हुए थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए कहा, क्या तुम पागल हो फायरफ्लाई? तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं मोगली मोगली खेल रहा हूँ? इडियट, मेरे पास लाइटर नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह आग जला रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है और एक लाइक भी बनता है, तो लाइक जरूर कीजिए। यह सुनने के बाद आशी मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। साइको, तुम एक मिनट रुको। कहते हुए आशी अपने बदन पर ब्लैंकेट संभालते हुए उस फायरप्लेस के पास आई और अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को उसने एक मेटल की कील के साथ जोर से रगड़ दिया
और ऐसा होते ही वहां तुरंत ही आग जलने लगी, जिसे आशी ने जल्दी से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर इकट्ठा कर लिया और अब क्रिश और आशी दोनों मिलकर उस आग को जलाने में कामयाब हो गए। तभी क्रिश ने आशी की उस अंगूठी को हैरानी से देखते हुए कहा, फायरफ्लाई, यह रिंग तुम्हारे पास कैसे आई और इसमें ऐसे यूनिक फीचर कैसे? क्रिश की इस बात को सुनते ही आशी अचानक चुप हो गई, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बात को संभालते हुए बोली, वह साइको, यह रिंग बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी बस। आशी ने के जवाब को सुनकर क्रिश संतुष्ट दिखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी रिंग है। इसके बाद उसने कमरे में एक लंबी रस्सी बांधी ताकि गीले कपड़ों को उस पर टांग कर आग की गर्मी से सुखाया जा सके। आशी ठंड से कांप रही थी और क्रिश को भी ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम वाकई बहुत ठंडा था। क्रिश ने बेड को खींचकर फायरप्लेस के पास ला दिया। अब दोनों बेड पर बैठकर आग सेकने लगे। तभी आशी की नजर क्रिश पर पड़ी, जिसे ठंड महसूस हो रही थी। यह देखकर आशी थोड़ी शर्माते हुए और घबराते हुए अपने आप से गुदगुदाई, साइको को ठंड लग रही है, लेकिन ब्लैंकेट तो एक ही है। तभी आशी ने बड़ी ही हिम्मत जुटाते हुए थोड़ा शर्माकर क्रिस से कहा, साइको, तुम्हें ठंड लग रही है ना? तुम एक काम करो, तुम भी इस ब्लैंकेट को ओढ़ लो, इससे तुम्हें ठंड कम लगेगी। यह कहते हुए आशी ने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली और शर्माते हुए ब्लैंकेट का एक कोना क्रिश की तरफ बढ़ा दिया। आशी की यह मासूमियत देखकर क्रिश के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। क्रिश ने धीरे से ब्लैंकेट के कोने को अपने हाथ से पकड़ लिया और अचानक ही आशी के बिल्कुल करीब आते हुए उसके कानों के पास मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, यह ब्लैंकेट और बेड बहुत छोटे हैं फायरफ्लाई, हम दोनों के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन ठंड से बचने का एक और तरीका है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्रिश की बातों को सुनकर आशी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। उसने धीरे से अपनी नजर उठाकर नासमझी में क्रिश की तरफ देखा। जैसे ही वह कुछ पूछने वाली थी, क्रिश की आंखों में उसे एक बार फिर वही चमक नजर आई, जिसे देखकर उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने फिर से अपनी नजर नीचे कर ली और घबराते हुए, लड़खड़ाते हुए शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की। तभी क्रिश ने धीरे से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। क्रिश ने एक ही झटके में ब्लैंकेट से दोनों के बदन को ढक लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब तक वह कुछ कह पाती, क्रिश ने उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। क्रिश की किस करने से आशी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने क्रिश का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वह उसके प्यार भरे एहसासों में पूरी तरह पिघलने को तैयार हो गई। देखते ही देखते क्रिश के हाथ आशी के बालों को सहलाने लगे। अब आशी की आवाज और सिसकियां उस कमरे में घूमने लगी। रात का यह घना अंधेरा, बाहर हो रही झमाझम बारिश और कमरे का गर्म माहौल इस पल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहे थे। अंधेरे में जल रही आग की रोशनी से दोनों की परछाई दीवार पर बन रही थी। वह परछाई इतनी रोमांटिक और गहरी थी कि देखने वाला खुद को उस प्यार भरे एहसास में होने से रोक नहीं सकता। आशी क्रिश की गोद में बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर क्रिश की कमर के इर्द गिर्द
लटके हुए थे। आशी के हाथ कभी कृष के बालों में तो कभी कृष के गले के पास घूम रहे थे। कृष मदहोशी में आशी को चूमते हुए अचानक ही उसके अंदर दाखिल हुआ। इस एहसास को महसूस करते ही आशी के मुंह से आवाज निकल गई, लेकिन कृष आशी के होठों पर किस करते हुए उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। और दूसरी तरफ राका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने जैसे ही याना की तरफ गन से फायरिंग की, याना घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अचानक जोर से चिल्ला उठी, आ! लेकिन कुछ पल बाद याना लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मर चुकी है, लेकिन जब कुछ देर तक उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा। सामने राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए पंजों के बल बैठा था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए किसी साइको की तरह उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्या हुआ? डर गई क्या? अभी तो बड़ी बहादुर बन रही थी। मुझे स्टूपिड मंकी इडियट और न जाने क्या क्या कह रही थी। अब नहीं कहोगी? चाहता तो तुम्हें अभी मार देता, लेकिन फिलहाल मारने का मूड नहीं है। राका ने एक पल रुककर अपनी आवाज में और भी खतरनाक ऑरा लिए हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना याना लुइस, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तुम्हें आज सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि वार्निंग दे सकूं कि मुझसे उलझने की गलती मत करना, वरना अगली बार वार्निंग देने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह कहते हुए राका ने एक डेविल स्माइल दी और अपनी ही जगह से खड़ा हो गया। अब वह बाइक की तरफ कदम बढ़ाते हुए बिना याना की तरफ देखे बोला, चलो, मौसम काफी खराब हो चुका है, हमें जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचना होगा। कहते हुए राका अपनी बाइक पर बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि याना उसके पीछे नहीं आई। उसने पलटकर पीछे देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए जैसे ही कुछ कहने वाला था, तभी उसने याना को सड़क पर ही लंबी लंबी सांसें लेते हुए तड़पते हुए देखा। यह देखते ही वह तुरंत याना के पास दौड़ते हुए आया और उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बोला, हे याना लुइस, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? देखो, कोई अनावश्यक ड्रामा मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप उठो यहाँ से। राका याना को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि याना को सच में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। यह देख राका को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसने तुरंत याना को सीधा लेटाकर उसके सीने को दबाते हुए उसकी नाक से हवा पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसने उसके होठों पर अपने होठ रखकर सीपीआर देने और फर्स्ट एड करने की कोशिश शुरू कर दी। कई प्रयासों के बाद भी याना को कोई आराम नहीं मिला। दरअसल तेज बारिश, अत्यधिक तनाव और घबराहट की वजह से याना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब राका समझ चुका था कि याना को तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत है। उसने याना को अपनी गोद में उठाया और तेजी से बाइक की तरफ भागा। वह जल्दी से बाइक पर बैठा और याना को अपने पीछे बिठाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आया कि याना इतनी कमजोर है कि वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। गिरने के डर से राका ने याना को अपने आगे बिठा लिया। अब याना और राका का चेहरा आमने सामने था। दोनों के सीने
एक दूसरे से टकरा रहे थे। राका ने याना के हाथों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेट दिया और जल्दबाजी में बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। बाइक ठंडी पड़ चुकी थी और जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई। अब राका की बाइक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद अचानक राका को जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। सामने सड़क पर कई बड़े पेड़ गिरे हुए थे, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। यह देखकर राका परेशान हो गया, क्योंकि याना ठंड से कराह रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह लगभग बेहोशी की हालत में थी। राका ने इधर-उधर देखा, तभी उसकी नजर जंगल के बीच एक कच्ची पगडंडी पर पड़ी। यह देखकर राका को लगा कि शायद इस रास्ते पर लोग आते जाते होंगे और आसपास कोई गांव या बस्ती हो सकती है। उसके पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उसने बाइक वहीं छोड़ दी और याना को अपनी गोद में उठाकर कच्ची पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। उस वक्त तेज तूफान और जोरदार बारिश हो रही थी। राका को भी ठंड लग रही थी, क्योंकि वह इलाका बर्फबारी के लिए जाना जाता था। तेज तूफान और घनघोर बारिश में देख पाना लगभग नामुमकिन था। यह जंगल भी खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ था। लगभग 15 से 20 मिनट तक चलने के बाद भी उसे कोई मदद नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी को देखकर राका के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसे उम्मीद हुई कि शायद वहां से मदद मिल जाए। राका याना को अपनी गोद में उठाए हुए झोपड़ी में गया। उसने आसपास अपनी नजर घुमाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां उसे कोई नहीं दिखा। कमरे का सामान देखकर लग रहा था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता था। राका की नजर वहां एक पुराने बेड पर पड़ी। इसे देखकर उसने जल्दी से याना को उस बेड पर लिटा दिया और अब वह उसे परेशानी से देखने लगा, क्योंकि याना बहुत बुरी तरह कांप रही थी। वहीं दूसरी ओर नताशा अंधेरे में अपने कमरे में रोते हुए फर्श पर पड़ी हुई थी। आंसुओं की लकीरें उसकी आंखों पर सूख चुकी थी। उसे तो जैसे अपना कोई होश ही नहीं था। उसके हाथों में रॉकी द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र था, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में दबा रखा था। शायद अब वह महसूस कर रही थी कि यह मंगलसूत्र उसके हाथों से फिसल रहा था। रॉकी का अभी तक कोई पता नहीं था। न जाने उसकी जिंदगी का यह तूफान कब खत्म होगा। इधर अब राका ने क्विक डिसीजन लेते हुए फैसला किया कि उसे याना की बॉडी को गर्म रखने के लिए उसके कपड़े हटाने होंगे, वरना उसे ठंड लग सकती है। लेकिन जब राका ने आसपास देखा तो याना को पहनाने के लिए कोई दूसरा कपड़ा उसे नजर नहीं आया, जिससे वह उसके बदन को ढक सके। अब मजबूरी में राका ने यह आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि उसके अपने कपड़े भी भीग चुके थे। फिर राका ने उस कॉटेज में आग जलाने की सोची। वहां कुछ पुराने फर्नीचर और सड़े हुए गद्दे पड़े थे, जिसकी स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उन पर चूहे भी अपना काम कर चुके थे। राका ने तुरंत ही तेजी से उन सभी फर्नीचर को तोड़कर उसमें आग लगा दी। उसने वहां पड़े हुए सड़े हुए गद्दों में भी आग लगा दी। अब वह आग की गर्माहट याना को देने की कोशिश करने लगा, लेकिन याना अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी।
राका ने जल्दी जल्दी उसके हाथ और पैरों को मलना शुरू कर दिया। इस बीच राका भी भीगा हुआ था और उसे भी काफी ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी शर्ट और पैंट हटा दिए थे, वरना वह भी भीग कर बीमार हो सकता था। राका लगभग 15-20 मिनट तक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे होश में लाने और उसे कंफर्टेबल करने की, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। उसे सांस लेने में और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब फाइनली ना चाहते हुए भी राका ने एक फैसला लिया कि उसे याना के कपड़े हटाने ही होंगे। लेकिन राका ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद यह भी थी कि राका आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, क्योंकि क्रिश के कामों को छोड़कर उसने कभी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाला। और जब उसे लिंडा से प्यार हुआ, उसने लिंडा से कभी भी अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था। हालांकि वह हमेशा लिंडा को क्रिश की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखता था, और अब वह यह भी जानता था कि दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप थे, जिसे लेकर लिंडा तो शायद सीरियस थी पर खुश नहीं थी। यह सब उन दोनों के लिए एक एंजॉयमेंट था, लेकिन न जाने क्यों राका ने इस चीज को पूरी तरह इग्नोर किया था। लेकिन आज वह पहली बार किसी लड़की को उस हालत में देख रहा था जब उसे शायद अपनी मर्यादा लागनी पड़े। लेकिन अब राका ने यह फैसला ले लिया था कि याना की जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। अब राका ने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, और अब उसने अपने कांपते हुए हाथों से याना के कपड़े हटाने शुरू कर दिए। हालांकि ऐसा करते वक्त उसे अपने आप में काफी असहज महसूस हो रहा था। उसका गला सूख रहा था और आज पहली बार उसे कुछ घबराहट सी हो रही थी। धीरे धीरे राका ने उसके सारे कपड़े हटा दिए, और अब वह एक बार फिर याना को आग की गर्मी महसूस कराने की कोशिश करने लगा। उसके हाथों और पैरों के तलवों को मल रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि याना ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी है, और उसके साथ ही वह अपने कांपते होठों से कुछ बड़बड़ाने की कोशिश कर रही थी। राका अपनी आंखों पर पट्टी बांधे ही धीरे धीरे उसके चेहरे के पास झुकने लगा, ताकि वह उसकी बात सुन सके। लेकिन अनजाने में ही उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह याना के काफी करीब आ चुका है, और गलती से दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो गए थे। ऐसे होते ही राका अचानक ही अपनी जगह पर जम गया, और अब वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे होने को हुआ। तभी याना, जो इस वक्त ठंड से काफी कांप रही थी और अपने होश में नहीं थी, अपने पास कुछ गर्मी महसूस करके राका को अपने पास खींचने लगी। राका उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, हे याना लुइस, छोड़ो मुझे। कहते हुए राका ने एक झटके में याना के हाथों को अपनी बॉडी से हटा दिया और उससे दूर हो गया। अब वह यह सोच ही रहा था कि याना के लिए क्या कर सकता है। तभी याना की लड़खड़ाती हुई आवाज उसके कानों में आई, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मुझे ठंड लग रही है। कहते हुए याना अचानक ही लगभग बेहोश हो गई। अब कमरे में अचानक ही शांति पसर गई। याना की कोई आवाज राका को सुनाई नहीं दे रही थी।
इसे महसूस कर राका को अब उसकी थोड़ी चिंता होने लगी। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अंदाजा लगाया और याना के चेहरे को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश की। हे याना लुइस, उठो, क्या हुआ तुम्हें? जवाब दो, तुम ठीक हो? होश में रहने की कोशिश करो। कहते हुए राका उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हो चुका था कि याना कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिससे उसे अब कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई और सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि याना का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसके होठ सूख चुके थे और उसकी कपकपी भी लगभग शांत हो गई थी। राका ने जल्दी से उसकी नाक के पास उंगली लगाकर महसूस किया कि याना की सांस काफी धीमी चल रही थी और अब वह कभी भी मर सकती थी। यह महसूस कर राका समझ चुका था कि याना को जल्द से जल्द बॉडी हीट की जरूरत है, वरना उसकी जान जा सकती है। और अब ना चाहते हुए भी राका को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़ा। उसने किसी तरह अपने आप को हिम्मत दी और अब उसने याना से इस चीज के लिए माफी मांगी, क्योंकि वह जानता था कि शायद इसके बाद याना उसे गलत समझे। लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ और ही थी। उसे ना चाहते हुए भी यह करना पड़ा। वह धीरे से याना के होठों पर झुका और उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगा। ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वह धीरे धीरे उसके ऊपर पूरी तरह लिपट गया। उसने याना के होठों में अपने होठ रखकर उसे अपनी सांस देने शुरू की कोशिश की। अब धीरे धीरे उसके हाथ याना की बॉडी पर चलने लगे। वह किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि इस प्रक्रिया में याना उसका साथ दे और बॉडी हीट अच्छे से जनरेट हो। लगभग 20 मिनट तक याना को किस करने के बाद उसे अपनी सांस देने के कारण याना को धीरे धीरे सांस आने लगी थी और वह हल्के हल्के होश में भी आने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आधी खुली सी थी। उसने याना के सीने को अपने हाथों से सहलाना शुरू किया और आज वह पहली बार किसी लड़की के करीब गया था। उसने याना की खूबसूरत बॉडी को देखा और सचमुच वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी, जिसे देखकर कहीं न कहीं राका को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। राका उसके होठों पर किस कर ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि याना भी अब राका का साथ देने लगी थी। याना धीरे धीरे राका को किस बैक कर रही थी, जिसे महसूस करते ही राका को अपनी बॉडी में कुछ गर्मी महसूस होने लगी। वह दोनों एक दूसरे को काफी देर तक बॉडी हीट देने लगे। कुछ देर बाद राका को महसूस हुआ कि याना को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह महसूस होते ही उसने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और अब वह उसके माथे पर किस करने लगा। तभी उसकी नजर याना के परफेक्ट फिगर पर गई, जिसे देखकर राका को अचानक ही अपने अंदर एक करंट सा महसूस हुआ। अब वह थोड़ा हिचकिचाते हुए याना को अपने हाथों से प्यार करने लगा और देखते ही देखते राका उसके अंदर एंटर हुआ और याना की एक जोरदार चीख निकल गई। अब राका समझ चुका था कि उसकी तरह ही याना का भी यह फर्स्ट टाइम था और इसे देखकर ना जाने क्यों राका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह धीरे से एक बार फिर याना के ऊपर आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, थैंक यू याना, मुझे अपना फर्स्ट टाइम देने के लिए।
अब मुझे इसका कोई गिल्ट नहीं है। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, मिस याना लुइस। कहते हुए राका एक बार फिर जुनून के साथ याना को प्यार करने लगा। इसके साथ ही वह उसे माथे पर किस कर रहा था और सुबह न जाने कितने बजे तक वह पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर वहीं लेट गया और देखते ही देखते उसे भी अब नींद आ चुकी थी। इस दौरान वह अब तक याना के पास ही लेटा हुआ था। सुबह लगभग 11 बजे याना को अचानक ही धीरे धीरे हल्का सा होश आने लगा, लेकिन उसे अपने बदन पे काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। याना ने धीरे धीरे अपनी अधूरी आंखों के से सामने का नजारा देखा, लेकिन विजन पहले ही क्लियर नहीं थे। लेकिन कुछ ही देर में उसके विजन क्लियर हो चुके थे और अब सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ गईं। और अब याना राका को जोर जोर से मारते हुए रोना शुरू कर चुकी थी। तुम घटिया इंसान, हटो मेरे ऊपर से। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं कहती हूँ हटो। कहते हुए याना राका को जोर जोर से मार रही थी और याना की बातें और उसकी हरकत को महसूस कर राका, जो कि इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपनी नजर उठाकर सामने देखता है तो अपने नीचे याना को रोती और गुस्से में देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं आया, बल्कि वह उसके चेहरे की तरफ नॉर्मल एक्सप्रेशन में देखते हुए बोला, रिलैक्स, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं हट रहा हूँ। कहते हुए राका ने धीरे से अपने आप उसके ऊपर से हटकर और आराम से बेड से नीचे उतरकर सामने रस्सी पर टंगे हुए कपड़े, जो कि उसने सूखने के लिए डाले थे, जाकर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसे उतार कर पहनने लगा। और अब राका और अपनी कंडीशन को देखकर याना की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह हैरान होते हुए जल्दी से अपने हाथों से बदन को कवर करने लगी। नाकाम कोशिश करते हुए राका की तरफ देखकर गुस्से से रोते हुए चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, बेहोशी में मेरा फायदा उठाने की? आखिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और याना की बात सुनकर राका, जो इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन अपने कपड़े पहन रहा था, उसने अभी सिर्फ अपना लोअर बॉक्सर ही पहना था, अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए याना के कपड़े लाकर उसके ऊपर लगभग फेंकते हुए बोला, जान लो तुमने मेरी ले ही ली है स्वीटहार्ट। कल रात उन खूबसूरत पलों में सचमुच मजा ही आ गया। वैसे मैं नहीं जानता था कि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, और तुम्हें एक बात बता दूं कि यह मेरा भी फर्स्ट टाइम था। वैसे मुझे पता नहीं था मैं अपना फर्स्ट टाइम इस कंडीशन में फील करूंगा, और वह भी तुम्हारे साथ। अगर दूसरा टाइम होता तो मैं इसे और भी ज्यादा रोमांटिक बना सकता हूँ, पर क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बट यू नो व्हाट, मुझे इस चीज का ज्यादा गिल्ट भी नहीं है, पता नहीं क्यों, पर थैंक यू, तुमने मेरी फर्स्ट टाइम को काफी मेमोरेबल बना दिया। अब मैं नहीं जानता तुम्हें कुछ याद है या नहीं, और तुम यह क्या कह रही हो? अब मुझसे क्या छुपाना? अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो छुपाने की कोशिश कर रही हो उसे मैंने हासिल कर लिया है, अपने होठों से, अपने हाथों से और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। मैंने कल रात ही फील किया कि तुम सचमुच बहुत ब्यूटीफुल हो। खैर, यह कपड़े पहनो और रेडी हो जाओ।
हमें वापस फार्म हाउस जाना होगा। राका के चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन और उसकी बातों को सुनकर याना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने सबसे पहले अपने कपड़े पहने क्योंकि उसे राका के सामने इस तरह रहने में सचमुच काफी शर्म आ रही थी। अब वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रोते हुए अचानक ही अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन अचानक ही उसके कदम डगमगा गए। उसके मुंह से एक दर्द भरी आ निकली और वह जैसे ही गिरने को हुई, वह वापस बेड पर बैठ गई। लेकिन अपनी आंखों में आंसू लेकर वह अगले ही पल राका की तरफ देखते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा बेहोशी में फायदा उठाओ और उसके बाद मेरे सामने इस तरह की घटिया बातें करो। आखिर तुमने मुझे हाथ लगाया भी कैसे? मैं मानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे मारना चाहते थे, तो मुझे मार ही क्यों नहीं दिया? आखिर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों किया? यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट। कहते हुए याना गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और अगले ही पल उसने एक थप्पड़ खींचकर राका के चेहरे पर मारा। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था और राका का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसके हाथ अपने आप ही अपने गाल पर चले गए और अब वह अपनी गुस्से भरी जलती हुई निगाहों से याना के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने गुस्से से अचानक ही याना के बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में दबा लिए और अब उसके चेहरे को हल्का ऊपर उठाते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। क्या कहा मैं रेपिस्ट हूँ? जानती भी हो रेपिस्ट क्या होता है? अगर मेरे पास पिस्तौल होती तो आज तुम इस तरह मेरे सामने आंखों में आंखें डालकर अपनी जुबान न चला रही होती, बल्कि मुझे अपनी इज्जत और जिंदगी की भीख मांग रही होती। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी याना लुइस, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे साथ यह सब किया। मैं तुम्हारे साथ यह करना तो दूर, तुम्हारी बॉडी देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद मुझे अपनी तरफ अप्रोच किया था और तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर हाँ, यह बात अलग है कि यह करने के बाद मुझे कोई गिल्ट नहीं है। और तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो याना लुइस? इतना भी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, यह आजकल आम बात है। और रही बात तुम्हारी, तो वह आज नहीं तो कल तुम किसी ना किसी के साथ तो करती ही। अगर तुमने मेरे साथ कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हुए राका ने गुस्से से उसके बालों को अचानक ही छोड़ दिया। याना जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथों से राका को पकड़ अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी बातों को सुनकर हैरान थी, लेकिन तभी राका अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली बड़े ही प्यार से चलाते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए बोला, और हाँ, अगर तुम्हारा गुस्सा इसलिए है कि तुम उस स्वीट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाई, तो नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें दोबारा यह सब फील करा सकता हूँ। बोलो क्या कहती हो? कहते हुए राका का
दूसरा हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए उसके कपड़ों के अंदर जाने लगा, जो महसूस कर याना अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अपने दांत पीसते हुए राका की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू ब्लडी मॉन्स्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम सचमुच बहुत घटिया इंसान हो। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की का तुमने उसकी बेहोशी में फायदा उठाया। अगर तुमने यह सब उसकी जान बचाने के लिए किया, तो उसके बावजूद अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती, तो तुम मुझसे इस वक्त माफी मांग रहे होते ना कि इस तरह मेरे सामने घटिया बातें कर रहे होते। सच तो यह है कि मेरी मदद करने की आड़ में तुमने अपनी मनमानी की है, अपना बदला, अपनी नफरत और अपने ही अंदर की हैवानियत मुझ पर दिखाई है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी राका, कभी माफ नहीं करूंगी। कहते हुए याना की आंखों में राका के लिए नफरत और अपने लिए दिल में दर्द था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर राका के चेहरे के एक्सप्रेशन यूं ही एक्सप्रेशन लेस थे। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर डेविल स्माइल रखते हुए धीरे से याना के कानों के पास झुककर अपनी सांस छोड़ते हुए बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है और इसके बदले मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, सम स्पेशल न्यूज। कहते हुए राका धीरे से उसके कानों के पास झुककर और अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, मुबारक हो याना लुइस, तुम अब चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है आई डोंट केयर, लेकिन अब तुम्हारी इस बॉडी पर मेरा हक है और तुम चाहकर भी अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसलिए बेहतर होगा तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लो। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जिसे मैं अब अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। अब तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा मिस याना लुइस। कहते हुए राका ने याना के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से अपने एक हाथ की उंगली उसके चिन के नीचे रखकर उसके चेहरे को उठाया और अब वह उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगा। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद याना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो पहले कुछ पल समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है और राका क्या कर रहा है। वह अपनी जगह पर जमी हुई थी, लेकिन फिर जब उसे उसके होठों पर राका के सख्त होठ महसूस हुए, उसने जल्दी से अपनी तेजी दिखाते हुए राका के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे झटकते हुए अपने से दूर किया। राका की अभी याना के इस मूव के लिए रेडी नहीं था। अचानक ही उससे उसके दूर करने से कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी पकड़ याना से छूट गई। अब वह अपनी डार्क नीली आंखों से याना को देखता ही रह गया। तभी याना उसे अपनी गुस्से भरी हरी आंखों से घूरते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं सचमुच तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ राका, आई विल किल यू। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, तुम बस देखते जाओ। कहते हुए याना गुस्से से वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी राका ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़कर उसकी बाजू को लगभग दबाते हुए गुस्से से कहा,
कहाँ जा रही हो? क्या राका और रियाना में हो जाएगा प्यार, या इन दोनों में और भी गहरी हो जाएगी नफरत? तो दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी और भी कई वीडियो चैनल पर आई है, तो प्लीज आप उन्हें भी देखिए और उन्हें भी सपोर्ट कीजिए।